कौन से स्टूडेंट्स को CS की तरफ जाना चाहिए? CS करने के बाद टॉप 3 कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? No chartered accountant, no cost accountant, no legal practitioner, no one. Only company secretary SEBI क्या बोल रहा है, RBI क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या बोल रहा है। अभी हमने हल्दीराम की 35 कंपनीज का मर्जर किया है। इनकी जो वैल्यूएशन है वो 80,000 करोड़ की आई। एज अ प्राइमरी पूरा एकदम फोकस रह के सिर्फ CS करके इन 2026 इट इज वर्थ इट। देश में अगर एक रेस्टोरेंट भी खोलना हो ना तो 32 डिफरेंट लाइसेंसेस लगते हैं। गूगल पे 3-3, 4-4 हजार करोड़ की पेनल्टी कई बार लगती है। CS में कौन से ऐसे स्किल्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कुछ ऐसे स्किल्स जो आपको नेक्स्ट लेवल CS बना दे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कभी 6,000 करोड़ की पेनल्टी लगाता है। अरे बाप रे। कभी वो लगाता है 1,200 करोड़ की पेनल्टी। कोई स्टूडेंट क्यों LLB ना करे या फिर कोई स्टूडेंट क्यों CS छोड़ के LLB कर ले या LLB करके CS छोड़ ले? कैन यू इमेजिन कि कंपनी की पेनल्टी 2,000 करोड़ रुपए लग रही थी, आपकी अपेयरेंस के बाद उसको रिवाइज किया गया और उसको 500 करोड़ कर दिया गया। आपकी वजह से कंपनी के 1,500 करोड़ रुपए बच गए। कंपनी क्यों आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फीस नहीं देगी? Is the power given to CS to appear before courts? So hi guys, welcome back to this new video. ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए बना रहा हूं मैं, और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्लास 12 के बाद CA करना है, CS करना है या फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना है, ये पूरा एकदम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। एंड गारंटी के साथ कहता हूं मैं, YouTube पे इतना एक्सक्लूसिव, इतना इन डेप्थ आपको कोई नहीं बता पाएगा। बहुत ध्यान से देखना, और टाइम स्टैम्प तो मैं आपको दे ही रखा हूं। बस आपको अगर आपको कोई भी मन में डाउट है ना, ये वीडियो में आपको सॉल्व होने वाला है। सो हाय गाइस, मैं इनवाइट करना चाहता हूं CS अमित सर को, जो कि आज के टाइम पे लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस है CS कम्युनिटी में, एंड वो आपको गाइड करेंगे CS लेना चाहिए कि नहीं, करियर पाथ क्या है, पूरा मन का आपका जितना भी डाउट है ना, सब क्लियर होने वाला है। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहला सवाल ये है, जैसे मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स अपने जस्ट बोर्ड दिया है, CUET दिया, अभी कॉलेज एडमिशन लेंगे, तो बहुत लोग का ये होता है कि उन्हें CA करना है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। मतलब जब देखो, जब CA के बारे में आता है, क्या ऐसा मतलब कौन से स्टूडेंट्स को CS की तरफ जाना चाहिए? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि थ्योरी अगर अच्छा होता है तो CS जाना चाहिए। तो क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कौन सा ट्रेड्स है CA को छोड़ के CS करना चाहिए? सबसे पहले तो उज्जवल, अ बिग थैंक्स टू यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके थ्रू, आपके माध्यम से 12th के बच्चों के साथ जुड़ पा रहा हूं, और मैं उन्हें ये बता पा रहा हूं कि कंपनी सेक्रेटरी नाम का भी एक कोर्स है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया है। जहां तक हम बात करते हैं कि सर अगर एक स्टूडेंट है वो कैसे डिसाइड करे कि मैं CA करूं या मैं CS करूं, जैसा आपने कहा कि बच्चे कहते हैं कि थियरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं बच्चे कि अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो मुझे CA में जाना चाहिए, मेरा थियरी स्ट्रांग है तो मुझे लॉ में जाना चाहिए, यानी कि मुझे CS में जाना चाहिए। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी कॉर्पोरेट जब इंडिया में ग्रोइंग स्टेज होती है या वो एक लिस्टेड एंटाइटी होती है, चाहे हम जोमैटो इटर्नल की बात करें, चाहे हम रिलायंस की बात करें, देयर आर 2 थिंग्स जो एक कॉर्पोरेट को अपनी स्ट्रांग करनी होती है। वन इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड सेकेंड इज लॉ एंड कंप्लायंसेस। तो जहां तक हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की, तो ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको लॉ एंड कंप्लायंसेस में मजा आता है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि 11th-12th में आपको अकाउंट तो पढ़ाई जाती है, लेकिन 11th-12th में आपको कंप्लायंसेस नहीं पढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंपनी सेक्रेटरी को ज्यादा जानते नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि चाहे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर करके उसे वी करना हो, चाहे टाटा, जो अभी अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, चाहे उसका टाटा कमर्शियल एंड टाटा पैसेंजर व्हीकल में डीमर्ज होना हो, चाहे जोमैटो का अटर्नल हो, चाहे मामा अर्थ का पब्लिक इशू, ये सारे के सारे काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कॉर्पोरेट के सारे लीगल कंप्लायंसेस को देख सकता हूं, मुझे अकाउंट्स में उतना मजा नहीं आता जितना मुझे कंप्लायंसेस में आता है, मुझे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज ड्राफ्ट करना है, मुझे कंपनी की बैकबोन बनना है लीगल कंप्लायंसेस की। इन शॉर्ट, सेबी क्या बोल रहा है, RBI क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या बोल रहा है, अगर आपको वो सारे कंप्लायंसेस करने हैं तो आपको कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट में आना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो कि आपको कॉर्पोरेट में एक अच्छे लेवल पे जाना है लेकिन आपको अकाउंट्स नहीं करना है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी सेक्रेटरी आपको वो
डिग्री, वो स्टेटस दे सकता है। मैं ना यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगा, हर बच्चे ने 11th और 12th के अंदर ना बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, उसमें बच्चा पढ़ता है, हाँ। उसमें ना बच्चा ये पढ़ता है कि यार एक लोअर लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक टॉप लेवल होता है। इतना तो हम भी जानते हैं, आप भी हाँ। जानते हैं कि बहुत कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर्स के साथ बैठ के काम करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे बाकी सारे लेवल्स को जंप करके सीधा मुझे मुकेश अंबानी जी के साथ बैठना है, तो आप भी सावित्री पारीक जी की तरह सीएस बन सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर जो कुछ भी कंपनी में करना चाहते हैं उनके पीछे का जो लॉ होता है, जो उसके पीछे के कंप्लायंसेस होते हैं, वो सारे के सारे कंपनी सेक्रेटरी को करने होते हैं। ओके सर, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ आपने मतलब क्लैरिटी दे दिया। बट अभी जैसे बहुत लोग का कन्फ्यूजन ये भी होता होगा कि लाइक मैं ठीक तो कर लेता हूँ, थ्योरी भी मेरा अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी अच्छा हो जाता है, बट मुझे स्कोप नहीं दिखता। जैसे सीए में बहुत ज़्यादा स्कोप, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है स्कोप के बारे में, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो सीएस करने के बाद ऐसे टॉप 3 कौन से आपका सोर्सेज रहने वाले, टॉप 3 कौन सा जिससे सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, टॉप 3 बताइएगा सर। देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। मेरे को खुद को पढ़ाते हुए 24 ईयर्स हो गए एंड आई एम इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 16 ईयर्स। मैं एक्टिव प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आप चाहे हल्दीराम की बात करो, चाहे सुधीर पावर की बात करो, चाहे डीएस ग्रुप की बात करो जिन्होंने पल्स ट्रॉफी बनाई है, चाहे मलेशिया का एक टोमैस करके मेरा क्लाइंट है, या अगर हम बात करें तो एक लुलू लेमन करके कनाडा और यूएस की कंपनी, ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास होते हैं कि वो किसी और का हॉस्पिटल ज्वाइन करे या खुद का क्लिनिक खोले, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी होता है कि वो सीए इन एम्प्लॉयमेंट बने या वो अपनी प्रैक्टिस करे। तो कंपनी सेक्रेटरी के अंदर भी अगर आप चाहें तो आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब आप खुद की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट कंपनीज को कम पड़ती है जी। जैसे कंपनीज को ऑडिट करवाना होता है सीए से स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना होता है। अब ये तो बात हो गई कंपनी की, लेकिन सर आप एक बात बताइए, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के अलावा इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी इन सबको भी सर्विसेज देता है? बिल्कुल। क्या कंपनी Yes. सेक्रेटरी भी देता है? बिल्कुल देता है सर। सर आपको पता है हमारे देश में अगर एक रेस्टोरेंट भी खोलना हो ना तो 32 डिफरेंट लाइसेंसेस लगते हैं। आपकी गली मोहल्ले में जो केमिस्ट की दुकान है ना उसको भी ड्रग लाइसेंस लगा होगा। तो अगर हम बात करें तो जितने भी सेक्टोरल लाइसेंसेस होते हैं इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू पब्लिक लिस्टेड कंपनी, वो जितने भी लाइसेंसिंग हर लेवल पे चाहिए होते हैं वो सारे काम कंपनी सेक्रेटरी ही करता है। सो तो मतलब ऐसे कौन से जॉब रोल्स है, जैसे आपने कहा स्टैट्यूटरी ऑडिट सीए करता है, सेक्रेटरी ऑडिट सीएस करता है, देन सेकंड लाइसेंस हो गया, एंड एनी अदर जो सिर्फ सीएस का पास पावर है वही कर सकता है और कोई नहीं कर मैं सकता। एक बड़ी सिंपल एनी सी एग्जांपल देता हूं आपको, मैं बताता हूं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी में एक कंप्लायंस ऑफिसर होगा, और वो कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो सारी की सारी हमारी रेगुलेशंस का कंप्लायंस देखेगा। और सेबी बोलता है कि वो कंपनी सेक्रेटरी ही होगा। मुझे और किसी प्रोफेशनल पे भरोसा नहीं है। नो चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो कॉस्ट अकाउंटेंट, नो लीगल प्रैक्टिशनर, नो वन। ओनली कंपनी सेक्रेटरी कैन बी द कंप्लायंस ऑफिसर एज पर रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015। बच्चा जब भी गूगल पे जाएगा, जो भी आपके व्यूअर्स हैं जब वो गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी ब्रैकेट में LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, तो उन्हें पता चलेगा कि वहां साफ साफ लिखा गया है कि एक लिस्टेड कंपनी का जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही बन सकता है। कि जब मैं क्लास 12 में था, क्लास 12 के बाद मैं अपना कॉलेज में था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, सीए करे, सीएस करे, सीए में करे, या जैसे बहुत लोग बोलते हैं आपका मैथ स्ट्रांग है तो सीए कर लो, आपको फाइनेंस या स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो सीएफए कर लो, आपको थ्योरी पसंद है तो सीएस कर लो। तो एज अ कोर्स ओवर जैसे स्टेजेस है आपका, सीएस का में भी जैसे सीए में 3 स्टेज है वैसे सीएस में भी 3 स्टेज है। क्या ये सच है कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होता है सीएस में, या फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स है इस सीएस कोर्स में? देखो मैं आपको बताता हूँ,
सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स जो हैं इसमें लॉ वाले सब्जेक्ट ज्यादा हैं। इसमें अगर हम मेन जो हमारे 3 लेवल्स होते हैं उसमें जो मेन लेवल होता है ना वो होता है एग्जीक्यूटिव। सीसीट जो है जो सीए फाउंडेशन की तरह होता है वो सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट है। प्रोफेशनल भी बहुत आसान है, मेन है सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव जिसको हम सीएस इंटर बोलते हैं, इसकी जो स्टडी है वो 85% करिकुलम आपका पूरा आपको जो कॉर्पोरेट में करना है वो यहाँ पर आया जाता है। अब इसमें देयर आर 7 सब्जेक्ट जिसमें से 5 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन क्या लॉ का मतलब थियरी है? अगर हम बोले सर लॉ मतलब थियरी सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर हमारा एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे तो एग्जाम पेपर 100 मार्क्स का आता है जिसमें 95 मार्क्स की 2-2 पेज की केस स्टडी है। मतलब पूरी की पूरी केस स्टडी है, उसके बेसिस पे आंसर है। तो अगर हम बोले कि हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, नो। बेसिकली आपको एक पूरी केस स्टडी दी जाती है और उस केस स्टडी के बेसिस पे एनालाइज करके आपको आंसर देने होते हैं और आपकी पढ़ाई भी ऐसे ही होती है। तो अगर मुझे कोई बोले कि सर क्या लॉ के सब्जेक्ट्स थियरी हैं, नो, दे आर नॉट। दे आर, देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको उज्जवल, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी ये लगता होगा कि यार एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक होता है थियरी सब्जेक्ट। सही कह रहा हूं मैं? हाँ, ऐसा नहीं होता डियर। अकाउंट्स प्रैक्टिकल है लेकिन प्रैक्टिकल के साथ वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इन द सेम मैनर लॉ भी प्रैक्टिकल है लेकिन वो लॉ जो जो हम बोलते हैं वो थियरी सब्जेक्ट है, वो थियरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन विदाउट न्यूमेरिकल। तो अगर मैं बात करूं सर अकाउंट्स की भी हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं, हम लॉ की भी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं, लेकिन अकाउंट्स एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो विद न्यूमेरिकल्स आता है। वहीं पर लॉ एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो बिना न्यूमेरिक्स के आता है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो रियल लाइफ में कॉर्पोरेट लाइफ में हो रहा है, हम उसी को केस स्टडीज की बेसिस पे एनालाइज करेंगे और फिर हम अपना आंसर फ्रेम करेंगे। तो अगर हमें लग रहा है कि वो उतनी लेम थियरी है जैसे बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स में होती है, तो ऐसा नहीं। ओके सर, जब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसा लग सकता है कि मैं सीएस को ख़राब दिखाना चाहता हूँ, बट दैट्स नॉट द थिंग। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एक बंदा जो है सीए कर रहा है, एक बंदा जो सीएस कर रहा है। अब सीएस उन्हीं को लगता है जो कॉर्पोरेट्स, अब या फिर इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहा हो या फिर कुछ और कर रहा हो। अब सीए क्या है, एक सैलरी पर्सन भी रहेगा या फिर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन रहेगा, उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, उसको सीए का जरूरत पड़ सकता है। तो क्या सीएस इन 2026 इट इज़ रिक्वायर्ड कि कोई उसको एज अ सीरियस, मतलब या बहुत लोग, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जैसे मैं एसआरसीसी से हूँ तो बहुत लोग क्या करते हैं, सीए भी कर लेते हैं, सीएस भी कर लेते हैं एंड अदर प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेते हैं, मतलब एज अ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, नॉट अ प्राइमरी थिंग। प्राइमरी सीए रखते हैं। तो एज अ थिंग, मतलब मैं खराब नहीं बोलना चाहता या फिर नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, एज अ प्राइमरी पूरा एकदम फोकस रह के सिर्फ सीएस करके इन 2026 इट इज वर्थ इट, और मतलब आपका क्या कहना है ये? आप मुझे सिर्फ पहले एक बात बताओ कि आपने कहा कि सर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंडिविजुअल्स को भी लगता है, राइट? यस, वो इंडिविजुअल्स के लिए भी काम करते हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है उज्जवल आपसे, और उसी में आंसर छुपा हुआ है। आपको छोटी छोटी वैल्यू के 500,000 क्लाइंट चाहिए, या अगर आपको बड़ी वैल्यू के 20 क्लाइंट उससे ज्यादा पैसे दे दें तो आप ज्यादा खुश किसमें होंगे? एज अ बिजनेस आप क्या चाहेंगे कि आपके पास छोटी छोटी वैल्यू 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए देने वाले बहुत सारे क्लाइंट्स हो, आपके पास 500 क्लाइंट्स हो, या आपके पास 50 क्लाइंट हो लेकिन एक एक क्लाइंट 5-5 लाख रुपए देता हो? वो सेकेंड ऑप्शन जो 5-5 लाख रुपए मुझे दे रहा है। खत्म होगी सर, हमको जाना ही नहीं है चिल्लर में। मैं क्यों 2-2 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार रुपए के अंदर मैं आईटीआर फाइल करूं, जब मुझे सेक्रेटेरियल ऑडिट की 5 लाख रुपए की फीस मिलती है, जब मुझे लीगल ओपिनियन की 2.5 से 5 लाख रुपए की फीस मिलती है, तो मैं क्यों जाऊं उस 2-2, 3-3 हजार रुपए वाले काम में? सर आप एक बार बताइए, आज के टाइम में अगर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं तो हम 1 लाख रुपए की फीस लेते हैं। अगर हम मर्जर अमलकमिशन कराते हैं तो हम 15 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं। अगर हमने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी शिफ्ट करना ना फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, वी चार्ज 1.5 लाख रुपीज फॉर दिस। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपको काम ज्यादा करना है, छोटी वैल्यू का करना है, तो आप करिए। मैं ये नहीं, मैं यहाँ बोलूंगा कि मैं सीए को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास सिलेक्टिव क्लाइंट्स हो, बड़े क्लाइंट्स, और वो बड़े क्लाइंट जो है आप उनको एक अच्छे से सर्व कर पाए, और आपको देखो सर एक चीज समझो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ना बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं
लेकिन उनकी बिलिंग क्या होती है 5,000 प्लस जीएसटी, 4,000 प्लस जीएसटी, 2,000 प्लस जीएसटी, 10,000 प्लस जीएसटी। हमारे पास जो क्लाइंटेल होती है उसमें होता है 2 लाख प्लस जीएसटी, 4 लाख प्लस जीएसटी, 12 लाख प्लस जीएसटी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वी नीड टू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स ऑफ अ लोअर डिनोमिनेशन और वी आर वेरी हैप्पी विद द प्योर क्लाइंट्स विद हायर। सर दूसरा एक चीज क्वेश्चन जो मैं मेरे एक चीज आपको और बताता हूँ। क्या आपके पास एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी आएगा कि सर मुझे कॉपीराइट या ट्रेडमार्क कराना है या पेटेंट कराना है? कोई नॉर्मल आदमी आता है? कभी नहीं आता। नहीं एक नहीं एक आता। कॉर्पोरेट आएगी, एक बिजनेसमैन आएगा, क्या वो उस नॉर्मल आदमी से कई गुना ज्यादा पैसे देगा? हाँ तो दिक्कत क्या है? ऑफ कोर्स। तो दिक्कत क्या है? सर एज अ सी एस जो स्टूडेंट्स है क्लास 12 के बाद वो सी एस परस्यू करेंगे और जो लोग सी एस अभी देख भी रहे हैं जो कर भी रहे हैं, तो कौन से ऐसे स्किल्स है, जैसे सी ए में काफ़ी सारे स्किल्स रिक्वायर्ड होता है, वैसे सी एस में कौन से ऐसे स्किल्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कुछ ऐसे स्किल्स जो आपको नेक्स्ट लेवल सी एस बना दे? देखो, आपको ना सिर्फ 2 चीजों में मास्टरी करनी है। अगर विराट कोहली सारी गेम्स खेलता ना तो आज वो विराट कोहली नहीं बनता। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक लॉयर होता है, तो हम बोलते हैं कि यार जो लॉयर है वो क्या करता है, वो सिविल लॉयर है, यार ये प्रॉपर्टी लॉयर है, ये डाइवोर्स लॉयर है, राइट? उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी को ना 2 चीजें बहुत अच्छी आनी चाहिए। पहला इज इंटरप्रिटेशन, उसको लॉ को इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये क्यों लिखा है, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। यानी कि जो लिखा है, हम बार बार बोलते हैं यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड समटाइम्स यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड बिहाइंड द लाइन्स, के लाइन के पीछे लॉ मेकर की क्या सोच रही होगी। तो इफ यू आर गुड विद इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब है कि आपका आधा काम तो वहां हो जाता है। अब सेकंड जो हाफ है 50%, वो है अपीयरेंसेस। मतलब ये कि अगर आप एक ऑफिस में बैठे हुए हो और आप ऑफिस में बैठ के मीटिंग में जो हुआ उसको लिख रहे हो, मिनट्स बना रहे हो, या आप रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हो, सर उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। स्कोप है कंपनीज के बिहाफ पे एनसीएलटी के सामने अपीयर होने का। कैन यू जस्ट इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ये कंपनीज पे कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाती होगी? कुछ आइडिया? करोर्स का एक लगाता है। कंपनी है, कितनी कितनी करोड़? आई गेस मतलब मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तो आया था ट्रांसफर प्राइसिंग का आया था, उसमें आई गेस 540 करोड़ का कुछ पेनल्टी था, बहुत बड़ा कंपनी था। और ये जो आप ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहे हो, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सीए, राइट? राइट, ये Yes, सीए yes. से रिलेटेड है। ट्रांसफर प्राइसिंग मैं कह रहा हूँ सीएस में, कंप्लायंसेस में क्या लगता है आपको कितने की पेनल्टी लगती होगी? आई गेस मतलब उतना ही 100-200 का तो होता ही होगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कभी 6,000 करोड़ की पेनल्टी लगाता है, अरे बाप रे। कभी वो लगाता है 1,200 करोड़ की पेनल्टी, कभी लगाता है 7,000 करोड़ की पेनल्टी, कभी लगाता है 5,000 करोड़ की पेनल्टी। गूगल पे 3-4 करोड़ की पेनल्टी कई बार लगी है। नाउ कैन यू इमेजिन, एक अथॉरिटी जब आपको 5,000, 6,000, 2,000 करोड़ की पेनल्टी लगाती है, आप अगर अपीयर होते हो, आपका केस स्ट्रांग है, आपने अगर कंपनी की पेनल्टी वेव ऑफ करवा दी, हाँ या आपने कंपनी की पेनल्टी रिड्यूस भी करवा दी, कैन यू इमेजिन कि कंपनी की पेनल्टी 2,000 करोड़ रुपए लग रही थी, आपकी अपेयरेंस के बाद उसको रिवाइज किया गया और उसको 500 करोड़ कर दिया गया, आपकी वजह से कंपनी के 1,500 करोड़ रुपए बच गए। कंपनी क्यों आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फीस नहीं देगी? इजी। दिस इज द की। सर तो अब जैसे जो मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा लॉ के बारे में बोला, तो लॉ वर्सेस सीएस या फिर एलएलबी वर्सेस सीएस, तो कोई स्टूडेंट क्यों एलएलबी ना करे, या फिर कोई स्टूडेंट क्यों सीएस छोड़ के एलएलबी कर ले या एलएलबी करके सीएस छोड़ ले? क्या डिफरेंस है, किसको चूज करना चाहिए? हमारे देश में ना एक कहावत है कि एलएलबी में कोई फेल नहीं होता और सीएस में कोई पास नहीं होता। मतलब सीए उतना ही टफ माना जाता है जितना सीएस, उतना ही टफ है जितना सीए है या सीएम है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दोनों का ना काम अलग है, दोनों का प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। अगर मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रॉपर्टी लॉयर बनना है, मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में जाना है, तो मैं सीएस नहीं करूँगा। मुझे डाइवोर्स लॉयर बनना है तो मैं सीएस नहीं करूँगा। अगर मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बनना है तो मैं सीएस नहीं करूँगा। मैं सीएस तब करूँगा जब मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना, मुझे इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स में नहीं जाना, मुझे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में जाना। ओके। तो अगर मुझे लगता है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, नॉर्मल कोर्ट के अंदर इंडिविजुअल और फर्म्स वाले डिस्प्यूट जाते हैं, हाँ हाँ। लेकिन जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड झगड़े होते हैं वो एनसीएलटी में जाते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाते।
तो कॉर्पोरेट्स के डिस्प्यूट नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाते हैं, जहां पर वकील भी अपीयर हो सकते हैं और कंपनी सेक्रेटरीज भी अपीयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जितना डिटेल में कंपनी लॉ हमें पढ़ाया जाता है, कंपनी सेक्रेटरीज को जितना डिटेल में कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है, और सेबी की रेगुलेशन, शेयर मार्केट की चीजें सिखाई जाती हैं, सेबी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर सिखाया जाता है, वो किसी और कोर्स में नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सामने अगर आपको कंपनी को अपीयर करना है तो भाई साहब दैट इज द बेस्ट थिंग। मैं फिर से वही बोलूंगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि बॉस, एक क्लाइंट जो इंडिविजुअल है वो वकील को कितनी फीस दे देगा? आपके 2 लाख रुपए कोई खा गया, आप वकील को कहते हो सर मेरे बिहाफ पे प्लीज वो 2 लाख रुपए का चेक है, बाउंस हो गया, आप मेरी हेल्प करो, राइट? अब आप बताओ, जो अमाउंट ही 2 लाख रुपए है, वकील आपसे कितनी फीस ले लेगा? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इससे ऊपर तो नहीं लेगा, इससे ऊपर तो नहीं लेगा, राइट? अगर अमाउंट ही 2 लाख है तो वो क्या बोलेगा, मैं 1 लाख ले लूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन जब आप कंपनीज के लिए एनसीएलटी के सामने अपीयर होते हो, अभी हमने हल्दीराम की 35 कंपनीज का मर्जर किया, हो गए इस बात को 2 साल, और उसके बाद हल्दीराम की 35 कंपनीज को मर्ज करके 2 बड़ी कंपनीज, एक दिल्ली वाला हल्दीराम, एक नागपुर वाला हल्दीराम, हमने इनको मर्ज किया। मर्ज करके इनकी जो वैल्यूएशन है वो 80,000 करोड़ की आई, और 12,500 करोड़ रुपए में हमने 15% कंपनी का सेल किया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बड़े बड़े काम है ना, अभी अगर देखोगे तो कजात के अंदर हम हल्दीराम ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी ला रहे हैं, जो कि अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करेगी। ये वाले जो काम है ना, जो अपीयरेंसेस वाले हैं, जो अथॉरिटीज के सामने जाने वाले हैं, जो नेगोशिएशन वाले हैं, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्कोप मिलता है, बहुत ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, जो कि एक लॉयर को नहीं। तो अगर मैं बोलूंगा कि आप इंडिविजुअल मैटर्स में इंटरेस्टेड है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, डाइवोर्स में इंटरेस्टेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड है, कॉपीराइट पेटेंट के डिस्प्यूट्स में इंटरेस्टेड है, तो गो विद योर एलएलबी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, तो फिर आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहिए। सर मतलब मैं जस्ट क्यूरियस हूँ, इज द पावर गिवन टू सीएस टू अपीयर बिफोर कोर्ट्स? नहीं, कंपनी सेक्रेटरीज को पावर है एनसीएलटी के सामने अपीयर। ओके। तो और एनसीएलटी, आप एक चीज समझिए, कंपनी से रिलेटेड सारे काम होते ही एनसीएलटी के सामने, हाँ, सारे केसेस जाते ही एनसीएलटी के सामने। तो जब सारी चीजें एनसीएलटी के सामने जानी है और वहां पर जाने की उसको पावर है, तो इट मेक्स सेंस। और अभी सर आपका एज अ सीएस प्रोफेशन कितना ऐसे मंथली अर्निंग हो जाता है? मतलब कोई टर्म्स में बता दीजिए कि लाइक ये कार परचेज हो जाएगा एवरी मंथ फ्रॉम सीएस प्रोफेशनल। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि करंटली आई ओन अराउंड 12 प्रॉपर्टीज, और 12 में से आप ये कह सकते हो कि हाँ 5 के आसपास मेरी प्रैक्टिस से हैं और 7 के आसपास मेरी टीचिंग। नहीं, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि अभी मंथली ऐसा मतलब सीएस प्रोफेशन का जो भी इनकम आ रहा है मंथली से आप क्या परचेज कर सकते हो एज अ कार या आईफोन? जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, लाइक मेरा मंथली इनकम से आईफोन खरीद सकता हूँ मैं प्रो। कल परसों एक होंडा सिटी रिलीज हुई है, मतलब होंडा सिटी एक अभी लॉन्च हुई है कल परसों। तो प्रैक्टिस वाले इनकम से मैं हर महीने एक होंडा सिटी, जो होंडा सिटी है वो ले सकता हूँ। वो स्टार्टिंग लेवल की नहीं, थोड़ी अच्छी, जैसे होता है ना 12 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक जाती है। अच्छा। तो एक मिड रेंज होंडा सिटी मैं अपनी प्रैक्टिस वाली इनकम से हर महीने। अच्छा, नाइस सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 में हैं एंड उनको क्या करियर एडवाइस देंगे, दोज हु आर थिंकिंग टू चूज सीए और सीएस, या फिर जो लोग सीएस चूज कर चुके हैं उनको क्या करियर एडवाइस देना चाहेंगे सर एज अ टीचर एंड एज अ प्रोफेशनल एज वेल? देखो यार, मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना काम सीखना है। आपको आपके करियर के जो पहले 10 साल है ना, वो चीज़ों को सीखने में लगाओ। यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आजकल पता है क्या है, जो भी बडिंग सीए हैं, सीएस हैं, हर जगह पर यही हाल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना हमेशा बस पास होने पे फोकस कर रहे हैं, बस पढ़ा पास हो गया। सर आज के टाइम में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपको आता कितना है। कई बार ना लोग बोलते हैं सर सीए ज्यादा बड़ा है या सीएस ज्यादा बड़ा है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई जो पैसा कमा गया ना वो सबसे बड़ा है। हाँ, बात सही है। और कोई नहीं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि बॉस, डिग्री एक एंट्री टिकट है। एक बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपके पास डिग्री है तो यू विल गेट द जॉब, दैट्स इट। और उसके बाद आपको कितना आता है, कितनी नॉलेज है, आपकी लीडरशिप में कंपनी ने कितना ग्रो किया है, दैट इज गोइंग टू मैटर। मेरी क्या रैंक आई थी सीएस में, ये कोई नहीं पूछता 2 साल के बाद।
सर हाँ। आपके स्टूडेंट्स की क्या रैंक आई है, आपके कितने ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं वो पूछते हैं, सर आपकी क्लाइंटेज क्या है लोग वो पूछते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है ना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, मेरी रैंक आई थी, ये सारी चीजें सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। इसके बाद आपकी नॉलेज पे ही सारी चीजें टिकी हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि फोकस जो है ना वो नॉलेज लेने पे लगाओ। जल्दी जल्दी पास होने में कुछ ही नहीं रखा। जल्दी वर्सेस अच्छे में मुझे अच्छा बनना है, जल्दी नहीं। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि ईशान खट्टर एक एक्टर है, इसका शाहिद कपूर का भाई, वो 19-20 साल की एज में आया एंड उसको 10 साल लगे खुद को एस्टैब्लिश करने में। अभी तक वो एज एन एक्टर एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। वहीं अगर हम बात करें ऋतिक रोशन 26 साल की एज में आया, लेकिन सारा का सारा कंप्लीट पैकेज, लुक्स, बॉडी, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ सीख के आया, रातों रात स्टार बन गया। तो आपको ये नहीं करना कि मुझे 19 साल में बनना है, आप 5 साल लेट बनो, बट इट हैज टू बी दैट लेवल के भाई कोई मैच ना कर पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बार बार अटेम्प्ट देते रहो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको 6 महीने बाद पेपर नहीं देने हैं, आप 12 महीने बाद दो, लेकिन अच्छे से पढ़ के दो। बिकॉज सिंपल सी कहानी है और मैं ये सबको बोलता हूँ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। बचपन में अगर याद हो तो हम कभी इंडिया गेट वगैरह जाते थे तो वहां क्या होता था कि फादर साहब ना वो अलग अलग बलून में, अलग अलग कलर के बलून में हवा भरते थे और वो हम छोड़ते थे। तो ऊपर बलून जाएगा। तो उज्जवल मेरा सवाल आपसे है, रेड वाला बलून ऊपर जाएगा, ग्रीन वाला, येलो वाला या ब्लू वाला? बताओ, सभी रेड, येलो, जाएगा ग्रीन, सभी कौन सा जाएगा जाएगा? ऊपर। सबसे ऊपर कौन सा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी। नहीं सर, वो जाएगा जिसमें गैस ज्यादा है। अगर 4 बलून है, एक में थोड़ी कम गैस डालो, एक में थोड़ी ज्यादा, एक में ज्यादा, तो अगर आप में कम गैस है ना बलून में, तो आप छत तक भी नहीं जाओगे। लेकिन जिस बलून में सबसे ज्यादा गैस है ना, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। इन द सेम मैनर हम प्रोफेशनल्स ना वो बलून है, और ये जो नॉलेज हम लेते हैं ना ये गैस है। अभी आपको देखना कि कम गैस भरोगे, कम नॉलेज लोगे, तो आपका प्रोफेशन कहां तक लेके जाएगा। ज्यादा गैस, ज्यादा नॉलेज लोगे तो स्काई इज द लिमिट। मेरे दादाजी बोला करते थे कि पैसा हर जगह उड़ रहा है, लोगों को दिखता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार आई हैव टू मिंट दैट मच मनी, भाई साहब मुझे उस लेवल पे जाना है कि आई एम नॉट कमिंग आउट फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट आई एम 100% श्योर दैट रिच फैमिली विल कम आउट ऑफ मी, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और यही की है, द ओनली की टू सक्सेस इज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और अब आप बताओ, सच्ची बताना, एक बलून में कम हवा और एक में ज्यादा, क्या दोनों सेम लेवल पे जाएंगे? नहीं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो वो जो नॉलेज है, और पता है ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि मैं सीए बन गया या मैं सीएस बन गया तो रातों रात मुझे नॉलेज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक प्रोसेस है लर्निंग का। तो जितना आप लर्न करोगे, जितना आप इंटरप्रिटेशन सीखते चलोगे, जितना आप अपने काम को अच्छे से सीखोगे, यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, नॉट इवन इन योर फैमिली बट इन एंटायर इंडिया। ओके सर। तो सर थैंक थोड़ा यू ज्यादा यार। इंटेंस हो गया, लेकिन लेकिन सॉरी। नहीं सर, कोई नहीं, बट इट्स रियली नाइस। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके बात करके। आई होप कि जितने लोग अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दे नो, दे हैव अ क्लियर पाथ कि सीए चूज़ करें या सीएस चूज़ करें, और उसका क्या बेनिफिट्स है, सीएस चूज़ करने का क्या जॉब प्रोफाइल्स है, क्या काम एक्सक्लूसिव सीएस के पास है, एंड लॉ के डिफ्रेंशिएट करके बताया गया, एंड कितना आप लोग कमा सकते हैं, जॉब प्रोफाइल्स, मतलब इन डेप्थ सब चीज़ सर ने बताया था, कितना आप अमीर बन सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये और भी कुछ है डाउट्स तो आप कमेंट करना, सारे डाउट्स सर भी क्लियर करेंगे, मैं भी आपका क्लियर करूंगा, एंड जितने भी डाउट्स है सबका रिप्लाई आएगा, तो ज़रूर से कमेंट करेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।